हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। मैं भीम आज फिर आपका माइंड ब्लोइंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, क्लास 9th। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, भारत आकृति। ठीक है, तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है हमारा दूसरा चैप्टर? भारत का भौतिक स्वरूप। ये भी चैप्टर उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप मतलब क्या होता है? उसका आकार, या कह सकते हैं भौतिकी से उसका रंग रूप कैसा है, आकार कैसा, स्वरूप कैसा है। तो आपको पता है भारत विविध स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की सभी आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो स्थलीय आकृतियां होती हैं विभिन्न, ठीक है, या कह सकते हैं विविध स्थलीय आकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, आकृतियां पाई जाती हैं। यहाँ प्रत्येक भू आकृति होती है, जैसे पर्वत है, मैदान है, पठार है, मरुस्थल है, द्वीप समूह है। सभी प्रकार के भारत में पाए जाते हैं आकार। तो जो और भारत में इसके अलावा अनेक प्रकार की क्या पाई जाती है? शैली। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। अब शैले में क्या है? ये बहुत दो प्रकार की लगभग, बहुत कठोर भी हैं, संगमरमर की तरह, संगमरमर की तरह बहुत कठोर भी हैं, और सलखड़ी की तरह, सलखड़ी की तरह बहुत मुलायम भी है। ठीक है, तो अब विभिन्न प्रकार के शैलों से निर्मित होने के कारण की मतलब के रंगों में क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। इनके रंग इसीलिए भिन्न हो जाते हैं। तो इसी अब बात आती है कि जो हमारी पृथ्वी बनी है, कैसे बनी है? इस पे एक हमारा सिद्धांत आता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है पृथ्वी की जो भौतिक संरचनाओं का निर्माण व्याख्या करता है। तो इसमें भूवैज्ञानिक, जो भूवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार क्या है? पृथ्वी की ऊपरी भूपर्पटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। 7 बड़ी व कुछ छोटी प्लेटों से बनी। ठीक है, ठीक है, कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। अब पृथ्वी की इन प्लेटों में क्या होती है? गति होती है, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, इनमें गति होती है। अब ये प्लेटें गति करती हैं तो इनके ऊपर क्या होती है? दबाव पड़ता है। तो दबाव जब पड़ता है तो इन्हीं की दबाव इससे उत्पन्न होता है। तो दबाव के कारण क्या हो जाता है? इनमें वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी सामान्यतः प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं होने लगती हैं। अब इन प्लेटों के गतियों के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला वर्ग इसका आता है अभिसारित। पहला इसका वर्ग आता है अभिसारित परिसीमा। ठीक है, अभिसारित परिसीमा। ठीक है, जब क्या होता है? जब हमारी विवर्तन की प्लेट, ठीक है, विवर्तन की प्लेट एक दूसरे के, जैसे एक प्लेट ये हमारी हुई और एक प्लेट ये, एक प्लेट ये हुई,
क्या होती है जब दोनों आपस में क्या आती हैं, पास पास आती हैं, क्या होती हैं, पास पास आती हैं, तो क्या हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारित परिसीमा कहते हैं। ठीक, इसी का दूसरा पॉइंट होता है हमारा अपसारित। अपसारित होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक, तो दूसरा होता है हमारा अपसारित परिसीमा। अपसारित परिसीमा मतलब जब दो प्लेटें, हमारी पृथ्वी की दो प्लेटें होती हैं, वो दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती, एक दूसरे से दूर जाती, तो इसे क्या बोलते हैं, अपसारित सीमा कहते हैं। इसका तीसरा इसका पॉइंट हमारा आता है, तीसरा पॉइंट हमारा आता है रूपांतर, रूपांतर, रूपांतर परिसीमा। रूपांतर परिसीमा मतलब जब प्लेटें एक दूसरे के क्या हो, जब प्लेटें एक दूसरे के क्या हो, क्षैतिज या समांतर, क्षैतिज या समांतर होती हैं, तो जब गति करती हैं क्षैतिज या समांतर, ठीक है, गति करती हैं तो क्या कहलाती है, रूपांतर परिसीमा कहलाती है। तो जब हम क्या देखते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे के क्या होती हैं, करीब आती हैं, मतलब अभिसारित परिसीमा जब होती है तो क्या होता है, ये आपस में टकराकर टूट भी सकती हैं, ठीक है, जब टूट जाती हैं तो फिसल कर एक दूसरे प्लेट के नीचे जा सकती हैं, ठीक है, चाहे ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है। तो इनमें होता क्या है, इनमें महाद्वीपिक स्थिति तक आकार में क्या होता था, परिवर्तन हो जाता है। अब इनमें परिवर्तन हो जाता है तो फिर इससे क्या होता है, अब भारत के वर्तमान अगर स्थलाकृत का विकास भी इन्हीं प्रभाव की गतियों से हुआ है, तो इससे क्या होता है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी, ठीक है, और भूकंप के संभावित क्षेत्र के किनारे अवस्थित होते हैं, ठीक है, तो इसी से क्या होता है, भूकंप या ज्वालामुखी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इसका पॉइंट आएगा हमारा भारत का भूभाग, ठीक है, दूसरी हमारी इसकी हेडिंग होगी भारत का भूभाग। तो भारत का जो भूभाग होगा, भारत का भूभाग, तो भारत का एक विशाल भूभाग है, ठीक है, इसका निर्माण भी भूगर्भीय कालों से हुआ है, ठीक है, भूगर्भीय कालों में हुआ है, जिससे इसके उच्चावच भी प्रभावित हुए हैं, ठीक है, देश के वर्तमान उच्चावच के निर्माण में भूगर्भीय प्लेटों के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, ठीक है, जिससे इसमें क्या होता है, अपक्षय, अपक्षय, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ठीक है, ये क्रियाएं इसमें शामिल है, निक्षेपण, ठीक है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाएं इसमें होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा इसका पॉइंट आता है गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना भूमि या लैंड, ठीक है, गोंडवाना भूमि या लैंड, ठीक है, तो गोंडवाना भूमि क्या है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग क्या है, गोंडवाना लैंड से ही बना हुआ है, ठीक है, जिसमें गोंडवाना भूमि में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद भारतीय भूभाग के प्रमुख भूरूपों का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं, ठीक है, ठीक, तो जो भारत का है टेथिस, ठीक है, टेथिस सागर के हिमालय पर्वत में उठने से तथा उत्तरी क्षेत्र के अभ्वरण धंसने से इसका विकास हुआ है, ठीक है। अब भूगर्भीय रूप से देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम पठार है, ठीक है, प्राचीनतम भाग है,
इसके बाद आता है भारतीय भूभाग का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भारतीय भूभाग का, ठीक है, भूभाग का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन, ठीक है, भौगोलिक विभाजन मतलब इसका कैसे हम भूगोल में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपको बताया कि जो इसका आकार है पूरी तरह से कैसा है, विविध है। मतलब भारत में प्रत्येक प्रकार की आकृति पाई जाती है, जिसमें इसको अगर हम देखें तो 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर इसको संपूर्ण भूआकृति में देखें तो काफी विविधता है। इसके संपूर्ण क्षेत्र का 11% क्या भाग है? पर्वतीय। कितना? 11% क्या है? पर्वत है। ठीक, 18% पहाड़ी है। 18% पहाड़ी, ठीक, 18% पहाड़ी। 28% पठारी है, ठीक है, पठारी। और बाकी 43% भूमि इसकी भाग क्या है? मैदानी है। ठीक है, मैदानी है। तो हमारे मुख्यतः तो 4 होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको पूरे भारत भौगोलिक की बात करते हैं तो इसे हमें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। तो पहली है इसका हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दूसरा है उत्तरी मैदान, ठीक है, दूसरा हमारा उत्तरी मैदान। थर्ड है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट हमारा इसका है भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, ठीक है। जो इसका 5वां पॉइंट है तटीय मैदान, और इसका 6वां पॉइंट है वो है द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह, ठीक है। तो इसे मुख्यतः 6 भागों में इसकी भूमि को वर्गीकृत किया गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और 5वां तटीय मैदान और 6वां द्वीप समूह में वर्गीकृत किसे किया गया है, ठीक है। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला देखते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आप जानते हैं निर्माण किससे हुआ? यूरेशियाई प्लेटों से हुआ है, ठीक है। और इंडियन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना के टकराने से इसका हुआ है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर में दबाव पड़ने से हुई है, आपको अभी बताया हमने, जिसे हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला यहां से इसके उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसके बाद इसको अगर देखें तो 3 वर्गों में हिमालय पर्वत श्रृंखला को विभाजित किया गया है। पहला बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, ठीक है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट शामिल है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट शामिल है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट शामिल है, ठीक। तो इसका सबसे ऊंची जो चोटी है क्या है? माउंट एवरेस्ट। आपको इसकी ऊंचाई पता है, यह 8,848, ठीक है, 8,848 मीटर। कहेंगे आपको 50 मिलेगा, लेकिन कई बुकों में एनसीईआरटी में यही दिया गया है, 8,848 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो बृहद ऊंचाई के हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, पूरे हिमालय की औसत ऊंचाई
6000 मीटर है। ठीक है, अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो कहाँ पे है? K2, ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे है? 8611 मीटर है, 8611 भारत में है, लेकिन ये पीओके में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने भारत का हिस्सा अधिकृत किया हुआ है, वहां पे पीओके में पाई जा रही है। ठीक है, अगर हम केवल संपूर्ण भारत की बिना विवादित अगर देखें तो कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर है। ठीक है, इसका दूसरा आता है लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका आता है हमारा, इसी का दूसरा पॉइंट हमारा आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय मतलब उससे छोटा होगा। ठीक है, जो इसकी औसत ऊंचाई होगी 2000 से 3500 मीटर होगी, 2000 से 3500 मीटर ऊंची होगी। ठीक है, जो इसका क्षेत्र है, ठीक है, इसका क्षेत्र है मध्य कश्मीर में, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू जैसी घाटियां स्थित है। ठीक है, इसमें पीर पंजाल जो एक श्रेणी है, पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जो श्रृंखला है, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है, तो ये इसी पे स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। इसका जो तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है, ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो यह शिवालिक श्रेणी है, लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण में अवस्थित है। यह हिमालय का नवनिर्मित भाग है। नवनिर्मित मतलब नया, नवनिर्मित भाग है, मतलब नया भाग है हिमालय का। तो अगर हम जो पश्चिम में पंजाब के पोतवार बेसिन का प्रारंभ होकर कोसी नदी तक विस्तृत है। आपको पता है कोसी नदी कहाँ पे है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार की शोक नदी की, तो वहां से लेके ये यहां तक स्थित है, कोसी नदी तक स्थित। कोसी नदी निकलती कहां से? लगभग नेपाल बॉर्डर से। ठीक, तो ये हुआ हमारा तीसरा। यह हिमालय की सबसे कम ऊंचाई की श्रृंखला है। ठीक है, अगर इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 600 से 1500, 600 मीटर से 1500 मीटर तक इसकी क्या है? औसत ऊंचाई इस बाह्य हिमालय की है। ठीक, तो ये हमारे सेकंड चैप्टर की क्लास। ठीक है, इसको देखिए, समझिए। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको बाद में पढ़ाया जाएगा, तो नहीं, बाद में अभी लॉकडाउन खुलने की चांसेस बहुत कम है, और आप जहाँ पे रह रहे हैं रायबरेली, इसे रेड जोन में रखा गया है। ठीक है, इसे रेड जोन में रखा गया। तो रेड जोन मतलब समझ रहे हैं आप कि 21 दिन 17 मई तक आपका लॉकडाउन बढ़ गया है। तो ये आपका उम्मीद बहुत कम लग रही है कि इसे इतनी जल्दी इसे छुटकारा मिल जाएगा। तो आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, सावधानी बरतिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, पढ़ते रहिए, जितना भी हो सके उतना कवर कर लीजिए, जितने सब्जेक्ट हो सके कवर करते रहिए। ठीक है, जो ना समझ में उसे पूछते रहिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा। और ये जो कोर्स है एकदम बेसिक, आपका टॉपिक, पूरे आपके टॉपिक कोर्स चलाए जा रहे हैं। आपकी जो पुस्तक है एनसीईआरटी से ही सिलेबस आपका चलाया जा रहा है, उसको आप पूरा कवर करिए। ठीक है, यानी कि अगर फिर बाद में समय बचता है तो तभी रिवाइज हो सकता है इन चैप्टरों का, नहीं तो अन्यथा नहीं। क्योंकि जुलाई अगस्त के पहले अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि हमारा विद्यालय खुलेगा। तो विद्यालय अगर नहीं खुल रहा तो इसको आप कवर कर दीजिए। इसको बहुत हल्के मत लीजिए, थोड़ा ध्यान से लगा के पढ़िए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसको ध्यान लगा के पढ़ते रहिए।